मैं ये सोचता हूँ कि जो हिंदुत्ववादी सरकारें हैं, क्या इनको नहीं समझ में आता है कि अल्टीमेटली इनका वोट का आधार खिसकेगा, क्योंकि जिन लोगों को ये पीट रहे हैं, जिनकी दुकानें ये तोड़ रहे हैं, जिनको ये परेशान कर रहे हैं, वो हिंदू ही है। ये जो कल मुजफ्फरनगर का मामला है, मुजफ्फरनगर 13 के दंगे के बाद में वैसे ही पूरा सेंसिटिव इलाका है। वहाँ पे आप हाईवे के एक घर में घुसकर 2 घंटे आराम काट रहे हैं। यदि खुदा न खास्ता वहाँ पे रिएक्शन हो जाता फिर। पर ये तो हिंसा ही फैला रहे हैं ना। हिंसा नहीं है, अराजकता है, एनार्की है। एक लड़की को मारा इन्होंने। हाँ, एक सिंगल मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें कांवड़ियों का आतंक और इस किस्म की अराजकता के बारे में चर्चा की गई। कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन अराजकता को तो रोकना पड़ेगा ना। लेकिन जब आप अराजकता फैलाते हैं तब आम नागरिकों को दिक्कत होती है, और सोचिए उसकी चपेट में कोई भी आ सकता है। आपके धर्म के आगे मेरी कोई डिग्निटी नहीं। आप देखें तो बिहार का जो सामाजिक आर्थिक विकास है पिछले 15-20 सालों में क्या स्थिति है, वहाँ गरीबी की क्या स्थिति है, वहाँ रोजगार की क्या स्थिति है, वहाँ युवा बेरोजगारी कहाँ है, वहाँ परीक्षाओं में भ्रष्टाचार कहाँ है, इस पर कोई बातचीत नहीं। एक वीडियो सामने आया जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्षा बैठ के पूरे बीएलओ वाला काम कर रही है। एक वीडियो में इस्तीफा दे दिया बिहार में। देश की कुल आबादी का 9% लोग बिहार में रहते हैं, लेकिन उस बिहार का हमारे देश की जीडीपी में योगदान 2% से कम है। ये बिहार के सवाल अब एक चुनाव का मुद्दा नहीं रहे, और ये बीजेपी की साजिश थी कि इस प्रकार का भ्रम उड़ाया जाए कि असल सवालों के ऊपर लोग बात ही ना करें। आप सोचिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोग वहां पर बैठे हैं वॉलंटियर बन के, तो वो तो नाम देख करके नाम काट देंगे ना। कोई कमालुद्दीन होगा, कोई जमालुद्दीन होगा, कोई अहमद होगा, कोई होगा, वो नाम देख के काट देंगे। हो सकता है कुछ लोगों की जाति देख कर काट दें, जब इस पर कोई चेक ही नहीं है। सफाई कर्मचारी से फॉर्म आपके घर में पिकवा रहे हैं। हम अपने देश के लोगों के साथ में भाषा को लेकर कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये आप देखिए कि बस्तर के इलाके से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर में भर के लोगों को छोड़ा गया है कि वो लोग बांग्लादेशी हैं। सुपरवाइजर है जो साइट पे काम करने वाले मजदूर, उनको कह रहे कि तुम लुंगी पहनना बंद कर दो, तुम बंगाली बोलना बंद कर दो, हिंदी बोलो नहीं तुमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये पूरे इलाके में हो रहा है। लोगों को बंगाली नहीं बोलने दी जा रही, उनको लुंगी नहीं पहनने दी जा रही है। और अचानक ऑपरेशन सिंदूर के समय उसको पाकिस्तान ढकेल दिया गया। अब वो जो औरत है उसका वहाँ कोई नहीं है, निराश्रित घर में अकेले पड़ी हुई, उसके पास वहाँ फोन नहीं है। आपने पाकिस्तान की हिंदू और सिख महिलाओं को रहने दिया, तो क्या केवल मुसलमान होने के कारण देश में खतरा हो गया है? असम के जो धुबड़ी है वो मियाँ मुसलमानों का बड़ा इलाका कहलाता है। मियाँ मुसलमान है ना, बंगाली बोलने वाले मुसलमान, जिनको हिमंता शर्मा बांग्लादेशी कह रहे हैं, लेकिन वो लोग 50-50 पीढ़ी से वही रहते हैं। अभी इन्होंने क्या किया कि वहाँ की बड़ी जो जंगल के आसपास की उन लोगों की बस्तियां थी जहाँ पर वो लोग रहते थे, खेती करते थे, पूरे खाली करा लिए, सब उजाड़ दिए। और स्टोरी मालूम पड़ी कि वो पूरे इलाके को अडानी एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए दे दिया गया। तो इसलिए किया गया था सब कुछ। अब जब तक मियाँ कूट रहे थे तो सब मजे ले रहे थे, लेकिन अब उस प्रोजेक्ट के दायरे में 6 ऐसे गाँव आ गए जो बॉर्डर डोमिनेटिंग है। यानी आप देखिए कि बांग्ला भाषा हमारे देश का गौरव है। बांग्ला भाषा ने हमारे देश का राष्ट्रगान दिया हुआ है। आप असल में जिस मुख्यमंत्री की बात बता रहे हैं ना, वो मुख्यमंत्री भले कांग्रेस में रहा हो, लेकिन ये तो हर कोई जानता है कि वो उल्फा विद्रोहियों के साथ बहुत क्लोजली रहा। उनकी चाहे फंडिंग की बात हो, वही करता रहा। इतिहास में दर्ज है ये सारी बातें। इतिहास की किताबों में ही तो बदलाव कर रहे हैं वो आखिरकार, और उनका सबसे बड़ा टारगेट अकबर ही है। यदि वो इतने बर्बर थे जैसा एनसीईआरटी किताब में पढ़ा जा रहा, क्यों? तो फिर कितने लंबे साल शासन रहा मुगलों का? 300-350 साल रहा। अकेले 65 साल तो औरंगजेब का शासन था। फिर सनातन धर्म बचा कैसे रह गया? अल्पसंख्यक मुसलमान हिंदुओं पे अत्याचार करते रहे। तो क्या हिंदू जो थे डरपोक थे, भीरू थे, उन्हें संघर्ष करने की क्षमता नहीं थी, जो 350 साल इस सत्ता को उखाड़ नहीं पाए? भाई यदि औरंगजेब बहुत ही कट्टर होता तो फिर वो सैकड़ों मंदिरों को न तो मदद देता, न उनको मदद देता, उनको तोड़वाई देता। बहुत दुष्ट था, अकबर भी दुष्ट था, औरंगजेब भी दुष्ट था। इससे आज वो जो शुक्ला जी अभी एलन मस्क के जहाज में अंतरिक्ष घूम के आए, उसके ज्ञान पे क्या फर्क पड़ा? पंकज जी, वो सिर्फ झगड़ा लगाने में ही व्यस्त है। हमारे पास तो युगों पहले पुष्पक विमान भी था और उंगली में फंसा के चलाने वाले चक्र भी था। हमने ज्ञान हमने खोजा, विज्ञान हमने खोजा, दुनिया की जितनी चीजें सब हमने खोजी, तो फिर बाहर वाले आके हमको कूट के क्यों चले गए? और जो एलीट वर्ग में है लोग, वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं। वो सामान्य इतिहास पढ़ रहे हैं, सामान्य भूगोल पढ़ रहे हैं, और वो यहाँ आते हैं तो फिर उच्च पदों में आसीन होंगे। और भारत के बच्चों को आप वही सांप्रदायिक इतिहास पढ़ाएंगे, वो किसी लायक नहीं बचेंगे। कि जिस गाय का ये दूध और डेयरी प्रोडक्ट आ रहा है, वो वेज खा करके आ रहा है दूध, फीडिंग क्या, वो नॉन वेज खा के आ रहा है। फीड क्या कर रही है? हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें बिलो द टेबल चलती रहती है ना,
लेकिन अभी हम लोगों ने उसको नए शब्द के साथ में जेनेटिक इंजीनियर करके अभी हम लोग सरसों ले आए हैं। हाँ बिल्कुल यस, वही है। ठीक है। GEAC ने तो उसको सर्टिफाई कर दिया। गाय है ना, जर्सी गाय कैसे बनी थी? न्यू जर्सी इलाके में सुअर के हाइब्रिड से ही तो गाय तैयार हुई थी ना। हम्म। बाबा रामदेव गाय का घी बेच रहे हैं, 5 कंपनियां बेच रही हैं। क्या इस देश में गाय इतना दूध देती है जितना घी बेच रहे हैं? वो पाउडर कहाँ से आ रहा है? वो तो अभी भी तो डच कंट्री से ही आ रहा है ना। बाबा रामदेव के यहाँ कितनी गाय पली है भाई, पता करो। सोचने वाली बात है बिल्कुल। भी कहते हैं ना, बाबा रामदेव कहते हैं मैंने पूरे देश में कोलेबोरेशन कर रखा है, जिनके जिनके पास गाय हैं वो अपना अपना घी मुझे पहुंचाते हैं, हाँ फिर है इसके ना, बाद देख लो ना करता आप कितना प्रोडक्शन है। अर्जी लोग झूठ बोल रहे हैं और किसी नाम से आ जाएगा वो वैदिक दूध, हूँ। है ना, भागवत दूध कुछ करते हैं उसको बोला है ना। सलाम नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं इंडिया क्लाइमेट चेंज .com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी। स्वागत है पंकज जी आपका। नमस्ते। नमस्ते। पंकज जी, तस्लीमुद्दीन का मामला आपने सुना होगा। मैं ये सोचता हूँ कि भले ही कोई एक कांवड़िया किसी तस्लीमुद्दीन के घर में घुसकर उत्पात मचाता रहे, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि कांवड़ियों के व्यवहार से सबसे ज्यादा अधिकाधिक जो है वो हिंदू ही प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो हिंदुत्ववादी सरकारें हैं, क्या इनको नहीं समझ में आता है कि अल्टीमेटली इनका वोट का आधार खिसकेगा, क्योंकि जिन लोगों को ये पीट रहे हैं, जिनकी दुकानें ये तोड़ रहे हैं, जिनको ये परेशान कर रहे हैं, वो हिंदू ही है। तस्लीमुद्दीन के मामले को मैं पिछले साल के पूर्वांचल के उस मामले को ले जाना चाह रहा हूँ। मैं एग्जैक्ट जगह का नाम बोल रहा हूँ, या तो हम्म। बहराइच में था या लखीमपुर में था, कहीं पर था, जहां पर एक शायद बजरंग बली का या रामचंद्र जी का जुलूस निकला था, और एक कोई लड़का था मिश्रा, वो एक मुसलमान के घर में ऐसे ही घुस गया था और घर की छत पे उसने उत्पात काटा था और झंडा वंडा हटा के दूसरा झंडा लगा दिया था, उसमें गोली चल गई थी और वो लड़का हम्म। स्पॉट पे मर गया था। हम्म। उसके बाद में वहां पर दंगे हुए, 3 दिन दंगे चले वहां पे, मुसलमानों की दुकानें उकानें काफी जलाई गई और प्रशासन की मौजूदगी में कार के शोरूम से लेकर सब तो आग लगाई गई। ये जो कल मुजफ्फरनगर का मामला है, मुजफ्फरनगर 2015 के 13 के दंगे के बाद में वैसे ही पूरा सेंसिटिव इलाका है। हम्म। वहां पे आप हाईवे के एक घर में घुसकर 2 घंटे कोहराम काट रहे हैं। यदि खुदा ना खास्ता वहां पे रिएक्शन हो जाता, फिर वही स्थिति बनती, बिल्कुल वही बनती। है ना। वो तो ये है कि वो आजकल मियां भाई इतने डरे हुए हैं कि वो लोग रिएक्ट ही नहीं कर रहे, वो कह रहे घर लुट जाए हमारा। हम्म। लेकिन वहां जो स्थानीय लोग जो बता रहे हैं, जिन्होंने वीडियो बनाए हैं, वो उस तरीके की हरकतें कर रहा था कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा था कि वहां पे कोई कानून का राज नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, उसने दरोगा जी के भी डंडा ठोक दिया। वो तो जब पुलिस पर डंडा पड़ गया, जब सब कुछ उनकी इज्जत की बात आ गई, उनको ले गया। अच्छा, वहां जितनी भीड़ इकट्ठी, सब मजे ले रहे हैं, बहुत सारे कांवड़िए थे, वो सब वही हम्म। कर रहे थे, हाँ हाँ चढ़ जा, हाँ हाँ कर जा, हाँ हाँ फलाना कर जा। हम एक भीड़ के रूप में हम क्या तैयार करें? देखिए, आप सोचिए कि हमारी आस्था, हमारा धर्म, हमारा त्याग, हमारा समर्पण, उसकी वैश्विक रूप में कितनी बेइज्जती हो रही है। पर ये तो हिंसा ही फैला रहे हैं ना। तो आप देखिए कि कल एक लड़की के साथ जो हिंसा नहीं व्यवहार है, किया इन लोगों ने हिंसा मिलकर। नहीं है, हम्म। अराजकता है, एनार्की है। एक लड़की को हम्म। मारा इन्होंने। हाँ, चप्पल से मार रही ये है तो वो लड़की, अच्छा, सोचिए किसी लड़की को। हद है। ये तो, ये ना, ये सब चीजें वो हैं कि जो सामने आ रही है। हाँ सही बात कह रहे हैं आप। ये सारी वो चीज, और आपने चूंकि ये बात कर दी, मैं ये सोचता हूँ कि जुडिशरी तो हमारी अंधी है, मान लीजिए इस मामले में तो कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगी कि कभी सुमोटो ले ले। ऐसा नहीं उनके सामने वीडियोस नहीं आते होंगे, लेकिन आप देखिए, आप कोई भी अखबार पढ़िए, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, मुझे कभी भी मीडिया रिपोर्ट में नहीं मिलता है, एक सिंगल मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें कांवड़ियों का आतंक और इस किस्म की अराजकता के बारे में चर्चा की गई हो। कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन अराजकता को तो रोकना पड़ेगा ना पंकज जी। आप हम अभी पूरे वेस्टर्न यूपी के सभी अखबार देख लीजिए, जितने बड़े अखबार हैं, उसमें हम्म। 4-4 पन्नों की खबर केवल ये है कि कैसे कांवड़ियों की झांकी निकल रही है, कैसे कांवड़िये ये कर रहे हैं, या फिर कोसा जा रहा है सरकार को कि कांवड़िये निकल रहे हैं तो सड़क टूटी हुई है, कांवड़िये निकल रहे हैं तो बिजली नहीं। अरे भाई, यदि कांवड़िये नहीं निकले तो एक नागरिक के रूप में कच्ची सड़क का मेरे का अधिकार नहीं है जो मैं वहां का टैक्स देता हूँ?
बिल्कुल। हर जगह सीसीटीवी लग रहे हैं, मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये सीसीटीवी और मॉनिटरिंग रेगुलर क्यों नहीं हो सकती है? यदि आप ऐसे लोग जिनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग उपद्रवी हैं, उनके लिए, उनकी सेवा के लिए अच्छी सड़क, बेहतर लाइट, सुरक्षा, सीसीटीवी सब कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि हम कितने निर्दयी हैं अपनी बेसिक चीजों को लेकर कि वेस्टर्न यूपी के पूरे स्कूल और कॉलेज 6 दिन को बंद कर दिए। अब आज हरिद्वार के अमर उजाला में मैं देख रहा हूं कि वहां पर हरिद्वार में सब्जी और फल के दाम 4 गुना बढ़ गए क्योंकि वहां पर अधिकांश या तो गाड़ियां आ नहीं पा रही और आ रही तो 2 दिन देर से आ रही। और ये कांवड़ ये यात्रा अमर की वजह उजाला से। की खबर है, और कांवड़ ये की कांवड़ यात्रा, यात्रा। हम्म। है ना? तो अब आप बताइए कि गंगोत्री के रास्ते पर कल एक कांवड़ियों की गाड़ी खड्ड में गिर गई, 6-7 लोग मर गए। हम्म। गंगोत्री तक आपको जाने की क्यों जरूरत है? ठीक है, ये जो पर्व था ये जलाभिषेक का पर्व था। हाँ हम लेकिन जल को उस, सम्मान करते थे। हाँ वो तो चीजें सारी भूल ही चुके हैं। जो चीज, एक चीज दिख रही है इस समय बहुतायत में, वो ये सिर्फ दिख रहा है कि वो जगह जगह हिंसा कर रहे हैं। या तो सड़क घेरी जा रही है, रोकी जा रही है, वहां तक तो फिर भी ठीक था, चलिए कोई मेला निकल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप अराजकता फैलाते हैं तब आम नागरिकों को दिक्कत होती है, और सोचिए उसकी चपेट में कोई भी आ सकता है। मैं सोचता हूँ कभी कि अगर मैं आ जाता और कोई मुझे लात घूंसे और चप्पलों से मार रहा होता, कितना खराब लगता। आप सोचिए ह्यूमन डिग्निटी क्या बची। आपके धर्म के आगे मेरी कोई डिग्निटी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी किसी मैं को तो चप्पल से मार दे रहे मुझे हैं। तो मुझको तो 2 साल पहले का इंद्रपुरी का वो सीन याद आता है कि जब लोग सड़क पे नमाज पढ़ रहे थे तो एक सिपाही ने नमाज पढ़ते लोगों को लात मारी थी और हाँ बोला था पीछे बात। सड़कें जाम कर रहे हो आप। बिल्कुल। लात मारना गलत था लेकिन पुलिस के सवाल में गलत नहीं मानता था, सड़क पे नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि 15 मिनट की नमाज पढ़ने के लिए पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और 8 दिन आप सड़कें बंद कर रहे हैं। आप यकीन माने, मैं जहां पर रहता हूँ गाजियाबाद में, उसके आसपास आप सड़क पे निकल नहीं सकते हैं। आप भय लेके निकलते हैं। जो हम्म। जाम हो रहा है, यदि मुझे यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या निजामुद्दीन जाना है 18 किलोमीटर, तो आमतौर पर सुबह 6 बजे 20 से 25 मिनट में पहुंचा जा सकता है। आपको 2 घंटे भी लग जाए तो आप कह नहीं सकते। ये स्थिति है ठीक है ना? सड़कों की। और अभी तो आप रुकिए, ये जो एक अ, अधार्मिक, जिसका कोई परंपरा नहीं, डाक कावड़ शुरू होगी कल से, वो देखिए। डाक कावड़ में क्या होता है कि इट इज लाइक ए रिले रेस। 12, 15, 20, 25 लोग होते हैं, उनके साथ एक ट्रक चलता है और वो एक तरीके की टी शर्ट पहने रहते हैं और एक पानी की बोतल लेके भागते हैं और उसके पीछे गाड़ी चलती रहती है, उस पे डीजे पे कुछ गाने वाने बजते रहते हैं, वो उसके ऊपर लड़के बैठे रहते हैं, लट चलाते रहते हैं, अलग हट जाओ टाइप में। और फिर हाँ वो थोड़ी दूर दौड़ता है, फिर दूसरा उससे बोतल लेता, वो डाक कावड़ कहलाती है। अब ये डाक शब्द ही अ, आधुनिक सही बात है, बिल्कुल है ना? तो आधुनिक। डाक कावड़ कहाँ से आ गई? और उसके ऊपर लोग अभी अभी डाक कावड़ जब शुरू हो जाएगी तो आप तो सड़क पे निकल नहीं सकते। वो लोग किसी को भी मारते हैं जो सवाल रास्ते ये है में पंकज, रास्ते में निकले। सवाल ये है पंकज जी, क्या हम इस पर बात भी कर सकते हैं कि नहीं, इस रिजीम में क्या इस बिल्कुल विषय नहीं। पर बात की जा सकती है कि नहीं? मुझे लगता है बात भी नहीं की जा सकती, नहीं सड़क में नहीं। निकलना तो बहुत दूर की बात। खैर, अगली खबर जो है पंकज जी, वो बिहार की है, बिहार चुनाव की। हर जगह आपने देखा होगा कि हर अखबार के फ्रंट पेज पर ही है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, वो घोषणा कर रहे हैं कि बिहार में अंतिम तिथि से 9 दिन पहले ही 93% जो मतदाताओं ने है वो गणना फॉर्म भर दिए हैं। ये उसको डर अपनी दिए। पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ 6-7% लोग बचे हैं जिनके फॉर्म बचे हुए हैं। दूसरी तरफ एक बात यह भी है कि आप देखें तो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है, ये जो पुनरीक्षण हो रहा है, सिर्फ इसी पर चर्चा हो रही है। आप देखें तो बिहार का जो सामाजिक आर्थिक विकास है पिछले 15-20 सालों में क्या स्थिति है, वहां गरीबी की क्या स्थिति है, वहां रोजगार की क्या स्थिति है, वहां युवा बेरोजगारी कहाँ है, वहां परीक्षाओं में भ्रष्टाचार कहाँ है, इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही। एक सिंगल बातचीत नहीं, विपक्ष के नेता भी उस पर कोई बातचीत नहीं कर रहे कल ओपी रावत जी जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उनका एक लेख भी किसी अखबार में पढ़ रहा था, हैं। जी। हिंदी के अखबार में, शायद ट्रिब्यून या किसी में था। उन्होंने भी हम्म। वही बात लिखी जो लवासा जी और एसवाई कुरैशी साहब पहले लिख चुके हैं कि भाई हम्म। आपको स्पेशल रिवीजन होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन
इतनी जल्दी वो संभव नहीं है। और उसका परिणाम सामने देख रहे हैं। अजीत अंजुम ने वीडियो सामने ला दिए कि वो जो बीएलओ है वो मतदाता सूची लेके बैठा है और खुद ही फॉर्म भर रहा है और खुद ही अलग अलग दस्तखत कर रहा है। एक ही पेन से 100 भरे हुए हैं। एक वीडियो सामने आया जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्षा बैठ के पूरे बीएलओ वाला काम कर रही है। तो हम्म अब आपको आंकड़े भरने हैं जिसके अंदर कोई कागज नहीं लगे हैं, जिसके अंदर कोई नाम नहीं लिखा है, किसी के केवल दस्तखत हैं। आप कहते हो 93% नहीं, आप तो 100% कर सकते हो। और हमारा एक सवाल है, निश्चित ही जो वैध मतदाता हैं उनको मतदान का अधिकार हो, लेकिन वैध मतदाता के अधिकार के लिए आपको ये तो सतत प्रक्रिया है। आपके पास ये मशीनरी है नहीं। एक बीडीओ ने इस्तीफा दे दिया बिहार में। और आप देखिए बिहार के सवाल जो हैं, बिहार के सवाल, बिहार का जो चुनाव का मोशन था, तेजस्वी यादव ने रोजगार को लेकर किया था। लेकिन अब हम्म कहां टिक गए हम? वही केजरीवाल मॉडल में। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे और महागठबंधन कह रहा है कि हम 250 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जबकि आप बिहार की स्थिति देखिए, देश की कुल आबादी का 9% लोग बिहार में रहते हैं, लेकिन उस हम्म बिहार का हमारे देश की जीडीपी में योगदान 2% से कम है। देश हम्म में जो आम आदमी की जो वार्षिक आय है 1,73,000 रुपए औसतन है, जबकि हम्म बिहार में लगभग 1/3 कम है, 59,000 एंड समथिंग है। बेरोजगारी की दर वहां 13% है। और सबसे बड़ी चीज है कि 15 से 30 साल जो एक्टिव एज होती है, उसमें बेरोजगारी की दर 30%। देश की सबसे ज्यादा जन्म दर बिहार में, 15.73% लोग बीपीएल है वहां पर। लेकिन ये जो बिहार के सवाल हैं, ये बिहार के सवाल अब इस चुनाव का मुद्दा नहीं रहेगा। और ये बीजेपी की साजिश थी कि इस प्रकार का भ्रम उड़ाया जाए कि असल सवालों के ऊपर लोग बात ही ना करें। कि भाई जब नीतीश कुमार इतने साल से शासन में, वो किसके साथ भी है, हाँ, लेकिन सही बात। बीजेपी का चेहरा तो नीतीश कुमार है ना। हम्म तो ये सब मुद्दों में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है? आपका जो अधिकांश बिहार का आदमी है वो हम्म बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है, रिक्शा चला रहा है और आप बड़े खुश हैं उसमें। बिहार का कितने बड़े स्तर पर आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से उनकी कमी है। इन सवालों को हमने ढक दिया कि हमें इतने प्रतिशत मतदाताओं के नाम काटने हैं। बात आपकी सही है, पर आप ये सोचिए कि विपक्ष के नजरिए से कि विपक्ष करेगा क्या अगर वो मतदाता सूची पर बात नहीं करेगा। तो चाहे वो जितना सामाजिक आर्थिक विकास की दुर्व्यवस्था पर बातचीत कर जाहिर रहे है। हैं, लेकिन अगर मतदाता सूची में अगर 20% लोगों के नाम, अब आप सोचिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोग वहां पर बैठे हैं वॉलंटियर बन के, तो वो तो नाम देख करके नाम काट देंगे ना। कोई कमालुद्दीन होगा, कोई जमालुद्दीन होगा, कोई अहमद होगा, कोई कोई होगा, वो नाम देख के काट देंगे। हो सकता है कुछ लोगों की जाति देख कर काट दें। जब इस पर कोई चेक ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा? मैं तो आज दैनिक जागरण शायद अखबार के पटना एडिशन में देख रहा हूँ पटना शहर की स्थिति के बारे में। जी। और कोई बीजेपी नेता ने बोला है कि वहां बीएलओ किस लेवल पर काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई आया ही नहीं। वहां एक, हाँ, मजेदार चीज है, वो जो न्यूज है वो ये है कि नगर पालिका का सफाई कर्मचारी जो है नगर निगम का, वो फॉर्म उनके घर में फेंक के चला गया था। न तो उसको एक्सेप्ट करने की वो रसीद दे रहा है, न उसकी डुप्लीकेट कॉपी दे रहा है। सफाई कर्मचारी नगर पालिका का जो है वो फॉर्म बांट रहा है बीएलओ की जगह। ये खबर शायद दैनिक जागरण में मैंने देखी, क्योंकि सुबह से बहुत सारे अखबार देखता हूँ, लेकिन प्रमुख अखबार जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, इनमें से किसी अखबार। तो बीएलओ भी नहीं, हम्म सफाई कर्मचारी से फॉर्म आपके घर में पिकवा रहे हो। और जबकि फिर रिसीविंग हम जरूरी दावे है। करें 93%, 93% हो गया, 95% हो गया। आपको बताएं कि बिहार में कुछ बीएलओ का वेतन काट लिया गया है। इस चीज को अच्छा। लेकर वहां पे तनाव है। इसीलिए वो लोग बैठते हैं, मतदाता सूची साथ में रखते हैं, 5 अंगूठे से निशान लगाते हैं, 10 पेन से दस्तखत करते हैं, बोलते हो गया। 12 या 15 बीएलओ का वेतन को रोका गया है, 15 दिन का काटा है कुछ। इस पे भी एक खबर देख रहा हूं मैं आज किसी अखबार। हम्म तो ये है कि मतलब। जब आपको प्रेशर देना है, भाई बीएलओ हम्म जो है बेचारा तृतीय श्रेणी कर्मचारी है, वो अधिकारी भी हम्म नहीं है।
आपने उसको हम्म। बूथ लेवल ऑफिसर जरूर बोल दिया है, लेकिन उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ग्रुप बी का हम्म। ऑफिसर भी नहीं है वो सुपरवाइजरी पोस्ट पे भी नहीं है। उसी का वेतन है काट ना? रहे हैं। उसी को बजा रहे हैं। हम्म। अकेले बिहार नहीं, पूरे देश में हम अपने देश के लोगों के साथ में भाषा को लेकर कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये आप देखिए, किसी बड़े अखबार ने इस खबर को नहीं दिया कि बस्तर के इलाके से 3 दिन पहले बीएसएफ के हेलीकॉप्टर में भर के लोगों को छोड़ा गया है कि वो लोग बांग्लादेशी हैं। जबकि आपको बताऊं कि 1971 के वार के बाद में जब शरणार्थी बांग्लादेशी आए थे, तो उनको देश के कई हिस्सों में बसाया गया था। उसमें एक बस्तर भी था। आपको हम्म। आश्चर्य होगा कि नैनीताल के पास में भी एक पूरी बस्ती है उसकी। सरकार ने बसाया था वहां सबको। भी सरकार ने बसाया था। अब हम्म। आप बंगाली बोलते हैं, इसलिए कई मामले ऐसे आ चुके हैं। महाराष्ट्र उन्होंने बंगाली बोला तो उठाया और ले गए। अब जो सुपरवाइजर है, जो साइट पे काम करने वाले मजदूर हैं, उनको कह रहे कि तुम लुंगी पहनना बंद कर दो, तुम बंगाली बोलना बंद कर दो, हिंदी बोलो नहीं तुमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये पूरे इलाके में हो रहा है। लोगों को बंगाली नहीं बोलने दी जा रही, बोल उनको लुंगी नहीं पहनने दी जा रही है, उनकी जो पारंपरिक वेशभूषा है। और इसमें से 2500 मामले ऐसे आए हैं जिसके अंदर ऐसा हुआ कि वो हम्म। अम, उनको कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये तो नेटिव है, इनको वापस लाओ, और बांग्लादेश से वापस ही बुलाए गए लोग। और आप इस नफरत का हम्म। और आपको आगे बताता हूं, स्क्रॉल पे एक खबर है, देखिएगा। स्क्रॉल पे एक खबर हम्म। है, जम्मू की एक वकील है, यंग लड़की, उसकी मदर को, जो 1989 से इंडिया में थी, पाकिस्तान हम्म। की थी, शादी उसकी इंडिया में हुई थी। वो हर साल जो उसका लॉन्ग टर्म वीजा होता है वो बढ़वा लिया करते थे। इस बार भी उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा बढ़ाने के लिए जो एज यूजुअल एप्लीकेशन दी, 3 महीने तक कोई जवाब नहीं आया, और अचानक ऑपरेशन सिंदूर के समय उसको पाकिस्तान ढकेल दिया गया। अब वो जो औरत है उसका वहां कोई नहीं है। वो एक निराश्रित घर में अकेले पड़ी हुई, उसके पास वहां फोन नहीं है, किसी के वाईफाई से वो फोन कर लेती तो कर लेती है। वो मदर, जिसका वहां पर कोई नहीं बचा है पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी चीज है कि उस लेडी ने एकल पीठ में रिट लगाई, और उसने बोला कि उसका कोई नहीं है। रिट ने उसको बोला कि नहीं, उनके उनको वापस लाया जाए, और सरकार ने उसके खिलाफ मल्टीपल बेंच में अपील की और उस आदेश पर रोक लगवा दी। और कहा था, अभी ये वो जो ये कहा लड़की, था कि इस पे कोर्ट कुछ नहीं दखल दे सकता, इसमें एमएचए दखल देगा, सिर्फ एमएचए कर सकता है। ये भी बातचीत हाँ, थी ये इसमें। देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो लड़की ने यही बोला कि जब देश में आपने पाकिस्तान की हिंदू और सिख महिलाओं को रहने दिया, तो क्या केवल मुसलमान होने के कारण देश में खतरा हो गया है? आप हम्म। सोचिए कि हमारी मानसिकता क्या है। अभी असम में देखिए आप, असम के जो धुबड़ी है, वो मियाँ मुसलमानों का बड़ा इलाका कहलाता है। मियाँ मुसलमान है ना, बंगाली हम्म। बोलने वाले मुसलमान, जिनको हम्म। हिमंता शर्मा बांग्लादेशी कह रहे हैं, लेकिन वो लोग 50-50 पीढ़ी से वही रहते रहे। अभी इन्होंने क्या किया कि वहां की बड़ी जो जंगल के आसपास की उन लोगों की बस्तियां थी, जहां पर वो लोग रहते थे, खेती करते थे, हम्म। कई हजार पुलिस वाले लगाकर पूरे खाली करा लिए। वो अकेले उनको खाली नहीं कराया। हम्म। वो लोग धान पैदा करते थे, वो लोग खेती करते थे, सब उजाड़ दिया गया। ओफो। और स्टोरी मालूम पड़ी कि वो पूरे इलाके को अडानी एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए दे दिया गया। तो इसलिए किया गया था सब अब कुछ जब ही। तक यस अब जब तक मियाँ कूट रहे थे, तब तो सब मजे ले रहे थे। लेकिन अब उस प्रोजेक्ट के दायरे में 6 ऐसे गांव आ गए हैं जो बॉर्डर डोमिनेटिंग है। अब वो जो हम्म। बोडो टेरिटरी काउंसिल है, बीटीए है, वो सब है, और वो सब एक्टिव हो गए। तो हम्म। जो केवल भाषा के नाम पर, केवल वेशभूषा के नाम पर जो उजाड़ रहे हैं, मोदी जी ने तो कहा था कि हम वेशभूषा से पहचान लेते हैं, और ये व्यक्ति जो इतने साल कांग्रेस में रहा, ये अचानक इतना बड़ा कट्टरपंथी हो गया कि ये भाषा के नाम पर, लोगों की जात के नाम पर इस प्रकार की नफरतें करके उजाड़ रहा है। और पूरे देश में क्यों हो रहा है ये? यानी आप देखिए कि बांग्ला भाषा हमारे देश का गौरव है।
बांग्ला भाषा ने हमारे देश का राष्ट्रगान दिया हुआ है। ठीक है, बंगाली लोग जो थे, बिल्कुल। उन्होंने इस देश में सबसे बड़ी रिवॉल्यूशनरी कैंपेन शुरू किए थे पंजाब के बाद में। हम केवल आप बंगाली बोलते हैं या आप लुंगी पहनते हैं तो आपको बांग्लादेशी बोल के यहाँ से बाहर फेंक देंगे। आप ये असल में जिस एक मुख्यमंत्री की बात बता रहे हैं ना, वो मुख्यमंत्री भले कांग्रेस में रहा हो, लेकिन ये तो हर कोई जानता है कि वो उल्फा विद्रोहियों के साथ बहुत क्लोजली रहा, उनकी चाहे फंडिंग की बात हो वही करता रहा। ये मतलब ये तो इतिहास में दर्ज है ये सारी बातें। तो मुझे लगता नहीं कि वो कोई अचानक से इस रूप में आया होगा। ये अलग बात है कि कांग्रेस में रहा तो खास रूप बना के बैठा रहा होगा। यस। अब ये हालत ही हो गई। एक चीज और है पंकज जी, क्लास 8th की जो एनसीईआरटीज हैं उस पर बातचीत करना जरूरी है। क्लास 8th की एनसीईआरटीज जो मध्यकाल की एनसीईआरटी है उस पर काफी बदलाव किया गया है। और बदलाव ऐसा है कि हिस्ट्री में वो जो है, हाँ, हिस्ट्री में बदलाव किया गया है। इतिहास की किताबों में ही तो बदलाव कर रहे हैं वो आखिरकार, और उनका सबसे बड़ा टारगेट अकबर ही है। वही ये सोचते हैं कैसे अशोक और अकबर को एक साथ ले आया गया, तो अकबर की एक इंसिडेंट ला करके उसको बदनाम करने की साजिश है। कुल मिला के पूरा इतिहास बदलने की साजिश है। देखिए, मेरा एक इसमें मामला है कि कोई भी राजा जो रहा है, कोई हम्म। भी राजा किसी भी धर्म का, यदि उसके हिंसा की खबरें देखेंगे या उसका इतिहास देखेंगे तो एक ही तरीके का है। तभी तभी तो इस देश ने और दुनिया ने राजशाही का विद्रोह किया, लोकतंत्र को लेकर आए। बिल्कुल। कोई भी, कंस से लेकर, रावण से लेकर और अशोक तक, आप किसी भी राजतंत्र को उठा के देख लीजिए, उसमें हिंसा हम्म। और उसके सवाल यथावत रहे। बाबर भी है, औरंगजेब भी है, शाहजहां भी है, जहांगीर भी है, सब है। लेकिन एक सवाल एक इतिहास के लिए रुचि रखने वाले के रूप में मैं पूछना चाहता हूं कि यदि वो इतने बर्बर थे, सांप्रदायिक रूप से बर्बर थे, जैसा एनसीईआरटी किताब में पढ़ा जा रहा, क्यों सांप्रदायिक रूप से बर्बर थे, हम्म। तो फिर इतने साल, कितने लंबे साल शासन रहा मुगलों का? 300-350 साल अकेले रहा जो। 65 अकेले 65 साल तो औरंगजेब का शासन रहा। हाँ बिल्कुल, सबसे लंबा। फिर फिर सनातन धर्म बचा कैसे रह गया? एक चीज। दूसरी चीज, अल्पसंख्यक मुसलमान हम्म। हिंदुओं पे अत्याचार करते रहे, तो क्या हिंदू जो थे डरपोक थे, भीरू थे, उनमें संघर्ष करने की क्षमता नहीं थी, जो 350 साल इस सत्ता को उखाड़ नहीं पाए? उखाड़ नहीं पाए कि उनके आखिर वो दरबारों में कहां बैठे से? रहे। उनके दरबारों में बैठे वो रहे, पैसा लेते देखिए, रहे। बहुत मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हम्म। आरएसएस इतिहास को सांप्रदायिक करना चाहती है, और मेरा सोच है कि इतिहास कतई सांप्रदायिक नहीं था। जिसको राज्य करने में, अपनी सत्ता को बचा के रखने में जिससे कंप्रोमाइज करना था, वो कर रहा था अपनी सत्ता को बचा के रखने के लिए। उसमें कोई हम्म। सांप्रदायिक रंग नहीं था, और किसी का सांप्रदायिक रंग नहीं था। भाई, यदि औरंगजेब बहुत ही कट्टर होता तो फिर वो सैकड़ों मंदिरों को न तो सनद देता, न उनको मदद देता, उनको तोड़वा ही देता। बिल्कुल। यदि इतने बुरे वो थे, तो अंग्रेजों ने जब 1905 के आसपास गणना कराई थी, तो इस पूरे देश में 21 लाख मंदिर तब भी नहीं होते, सब टूट जाने 21 थे। लाख बिल्कुल। मैं नहीं, हैं? आपसे आप चूंकि किताबों से जुड़े रहे हैं हमेशा, मैं ये सोचता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये चीजें असल में विद्यार्थियों को कहाँ लेकर जाएंगी, जो स्कूल चिल्ड्रन है देखिए, जो। विद्यार्थियों को कहाँ लेके जाएगी, ये तो आप देख हम्म। लीजिए, अभी एनसीईआरटी की पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है कि हम्म। 50% बच्चे कक्षा 5 तक ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। 50% से अधिक बच्चे गणित का सामान्य हिसाब किताब नहीं ले पाते हैं। देखिए, हमारी शिक्षा में सुधार के लिए भाषा के साथ में सबसे ज्यादा जो जरूरी महत्व है, वो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो शुरुआत होती है, वो अंक से होती है। हम्म। यदि आप अंक, हमने आज, हम गणित पे बात कर नहीं रहे कि हम अलग तरीके से गणित कैसे पढ़ा पाए। मैं बिल्कुल हम्म। सहमत हूँ, वैदिक गणित बहुत ही एडवांस है। वैदिक गणित हम्म। अलजेब्रा से बेहतर है। हम्म। हमने उस पर आज तक कोई काम किया क्या?
प्राइमरी स्कूल के लेवल पर। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भारत की परंपरा थी पहाड़े की, उस पहाड़े की परंपरा को साइमल्टेनियसली आपने खत्म कर दिया। तो बिल्कुल हर जगह 15 दूनी 30, 15 30 पैंताला, 15 चौके 60, 15 75, छक्के नवा, सत्ते नवा, ट्रेडिशनल लोकल लेवल पर लोगों के पास में पहाड़े पढ़ाने के तरीके थे, जिनको बड़े हम्म। लय में गीत में गाया जाता था, है ना। 15 15 दूती, तरी पे ताला, चौकू 60, 15 पलंटर, छक्के, है ना, ऐसे होते थे। हम उन अवंजा टूजा। पारंपरिक तरीके, ठीक है, और वंजा हम्म। टूजा करने लगे आप। तो हम गणित को क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं? हम सही गणित बात। का भय दूर क्यों? देखिए, ये भी एक राजनीतिक साजिश है हर सरकार हम्म। की, कि विज्ञान और गणित को भयभीत बना के रखो, जिससे कि हम्म। उसकी अप्रोच तक लोग जाए नहीं, और हम हम्म। भाषा में, कहानियों में, इतिहास में ही फंसे रहे। आज प्राइमा फेसी में आप कक्षा 5 तक जलवायु परिवर्तन पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं एक बहुत अच्छा कल एक न्यूज़ देख रहा हूँ किसी अखबार में, साउथ के राज्य की, शायद बैंगलोर की न्यूज़ है। हम्म। वहाँ पर छोटे से नाटक के थ्रू वो स्कूल में बता रहे हैं कि ज़्यादा मोबाइल करने के क्या दुरुपयोग हैं। एक बच्ची है, उसकी आँख पे बिल्कुल पट्टी बंधी, बोले तो ज़्यादा मोबाइल से इसको बोर्ड हम्म। पे दूर तक दिखाना बंद हो जाता है। हम इस तरीके के नवाचार के आइडिया के साथ में विज्ञान, गणित, व्यावहारिक विज्ञान पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारा ध्यान हम इसी पर है आज ना। भी हम आज भी पकोड़ा तलना सिखाना चाहते हैं। हम एयर फ्रायर का इस्तेमाल क्यों नहीं बता रहे? भाई, जब अडानी इतनी बिजली बनाएगा तो घर घर एयर फ्रायर भी होना चाहिए ना, कि अभी लकड़ियां जला के पकोड़ा ही बनाओगे। बिजली सस्ती नहीं देगा तो ना सर, वो बहुत महंगी बिजली नहीं, देगा वो अडानी। तो दे भी तो, यही तो सरकार चाहती है कि जितनी महंगी देगा उतना तो उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा देगा, है ना। हम्म। तो हम गणित, विज्ञान, सामाजिकता, इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। अच्छा, एक चीज बताइए, लोग बहुत दुष्ट था, अकबर भी दुष्ट था, औरंगजेब भी दुष्ट था। इससे आज वो जो शुक्ला जी अभी एलन मस्क के जहाज में अंतरिक्ष घूम के आए, उसके ज्ञान पे क्या फर्क पड़ा? हम्म। कुछ पड़ा क्या? हम भविष्योन्मुखी जिसको शब्द कहते हैं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से प्राइमरी एजुकेशन को डेवलप नहीं कर पा रहे। तो 2020 में यही नई हो रहा है। शिक्षा नीति आई थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में हम्म। जितनी बड़ी बड़ी बातें थी कि मास्टर मोबाइल ऐप से पढ़ाएगा और ये सब होगा और क्या क्या होगा, कोई काम नहीं हुआ। केवल काम क्या होना शुरू किया, हायर एजुकेशन में ड्यूल डिग्री, ग्रेजुएशन 4 साल में, ये सब शुरू कर दिया, क्योंकि उसके अंदर माल है, किताबें ज्यादा बिकेंगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को होगा। ये सब तो आपने किया, लेकिन जो बेस है, एक अच्छा बेस गणित का होना जरूरी है, उस पे आप काम ही नहीं कर पा रहे। आप कल्पनाशीलता पे काम ही नहीं कर पा रहे। वो झगड़ा, बच्चा मुझे ऐसा चाहता लगता है है, पंकज जी, वो सिर्फ झगड़ा लगाने में ही व्यस्त हैं, सिर्फ झगड़ा लगाने में व्यस्त हैं। वो सिर्फ अब ये है कि कुछ लोग आगे आ गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि मौर्योत्तर काल में देखो कैसे क्या बुद्धिस्टों को मारा था हिंदू राजाओं ने, फिर गुप्त काल के बाद देखो कैसे मारा गया बौद्धों को, और इसके बाद चोल राजाओं ने किस तरीके से मारा। मतलब अब हिंसा की तुलना हिंसा से कर रहे हैं। कोई अकबर को नहीं नीचे नहीं, ये गिराना चाहता बिल्कुल, है, कोई अकबर को रोकना भाई चाहता है। आप एक, मैंने आपको क्या बोला, हर शासक अपनी सत्ता बचाने के लिए, क्योंकि उसके पास में सत्ता चलाने के लिए कोई कानून नहीं था, वो किसी नीति में नहीं बंधा था, उसके पास कोई संस्थाएं नहीं थी, तो हर समय शासन तलवार की जोर पे हुआ है, निरंकुश किसी का इसीलिए भी, इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी का भी हो। निरं और जी। ये भी नरेशन गलत है कि बौद्ध को हिंदू ने मारा या हिंदू को मुसलमान ने मारा। ये केवल शासक के स्वार्थ थे, जो किसी को मारते थे वो जाति धर्म नहीं देखते। राजा कभी जाति धर्म नहीं देखता था, वो केवल ये बिल्कुल जानता था कि सही मुझे कहा। शोषण करना और सत्ता में बने रहना है। उसमें हम्म। जो कोई भी आड़ में आए, उसके साथ उन्होंने यही किया। बिल्कुल, चाहे और पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे लड़के हो, फिर बिल्कुल यही किया था हमने। पूरे वर्ल्ड में जब ये राजशाही खत्म हुई,
तो व्यापार का प्रादुर्भाव हुआ तो हमारे व्यापारी कंपनियां आने लगी। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में कैसे आ गई थी? भाई हमारे यहाँ तो डुप्ले भी आया, हमारे यहाँ तो फ्रांसीसी आए, पोर्तुगीज आए, अंग्रेज आए, ये सब भी तो आए हैं। और उसके पहले शक आए, हूण आए। तो हम क्या थे? बकरी थे। यदि मैं सांप्रदायिक रूप से बोलूं, भारतीय हम्म जो हिंदू बाहुल्य थे, हम क्या बकरी थे? हमारे पास तो युगों पहले पुष्पक विमान भी था और उंगली में फंसा के चलाने वाले चक्र भी था। हमने ज्ञान हमने खोजा, विज्ञान हमने खोजा, दुनिया की जितनी चीजें सब हमने खोजी। तो फिर बाहर वाले आके हमको कूट के क्यों चले गए? बगैर स्थानीय मदद के हम्म कोई भी राजा भारत में सफल बिल्कुल नहीं हुआ है। बाबर जो नहीं। पहला युद्ध था, पानीपत की लड़ाई में, हिंदू राजा की है, मदद से, हिंदू राजा की मदद से मदद जीता से था। मदद से हाँ जीते, बिल्कुल। है ना? तो हम्म हम इतिहास का सांप्रदायिकरण करने का असल उद्देश्य ये है कि हम बच्चों को गणित और विज्ञान से दूर रखें। हम उसी में फंसे रहें कि मृदुला हम्म सिन्हा की कहानी पढ़ानी है कि प्रेमचंद की कढ़ा पढ़ानी है। हम इसी विवाद में पड़े रहे। यही बात है। और जो एलीट वर्ग में है लोग, वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, वो सामान्य इतिहास पढ़ रहे हैं, सामान्य भूगोल पढ़ रहे हैं, सामान्य चीजें पढ़ रहे हैं, और वो यहाँ आते हैं तो फिर उच्च पदों में आसीन होंगे, और भारत के बच्चों को आप वही सांप्रदायिक इतिहास पढ़ाएंगे, वो किसी लायक नहीं बचेंगे। आपने डुप्ले और फ्रांस की बात की, मैं तो मुझे याद आ गया कि इस खबर पर चर्चा की जा सकती है। व्यापार की बात से मुझे याद आया, ये खबर लगभग दबा दी गई पंकज जी। भारत बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है दुनिया में, और जो अभी हाल में जो यूएस इंडिया ट्रेड टॉक चल रही हैं, उस पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा कि भारत अपना डेयरी मार्केट खोले। भारत लगभग तैयार भी था कि हम डेयरी मार्केट खोल देते हैं, कोई बात नहीं। ऑल्दो भारत को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, लेकिन फिर भी भारत अपना डेयरी मार्केट खोलने को तैयार था। लेकिन यूएस इंसिस्ट ये कर रहा है कि हम वहां से दूध और जो अन्य डेयरी प्रोडक्ट हैं वो भेजेंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि जिस गाय का ये दूध और डेयरी प्रोडक्ट आ रहा है, वो वेज खा करके आ रहा है उसकी दूध, फीडिंग कि क्या वो है? नॉन वेज खा के आ वो रहा है। फीड हाँ, क्या कर रही है? फीड क्या कर रही है। वहां की ज्यादातर गायों को गाय ही काट कर खिलाई जाती है, चर्बी, ज्यादातर गायों के पास। हाँ, चर्बी। चर्बी, बिल्कुल। तो भारत अभी तो देखिए, मतलब फर्म खड़ा हुआ है कि हम इसको नहीं मानेंगे, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें बिलो द टेबल चलती रहती है ना। हम लोगों ने हम्म बीटी पे रोक लगा दी, हम्म बीटी सीड्स पे। जब पूरे हम्म वर्ल्ड में था कि फूड आइटम में अभी बीटी सीड हम नहीं लेंगे, तो चलो हमने बोला हम नहीं लेंगे। लेकिन हम्म अभी हम लोगों ने उसको नए शब्द के साथ में जेनेटिक इंजीनियर्ड करके अभी हम लोग सरसों ले आए हैं। वो जीई क्या है? जीईएसी वही जो बीटी थी ही ना। है। हाँ हाँ, बिल्कुल यस, वही है। ठीक है। जीईएसी तो ने उसको सर्टिफाई कर दिया। है ना? अब हम लोग जर्सी गाय ले आए ना देश में। जर्सी क्या थी? गाय, जर्सी गाय कैसे बनी थी? न्यू जर्सी इलाके में सुअर के हाइब्रिड से ही तो गाय तैयार हुई थी ना, ठीक है ना? और जर्सी खूब हम्म बिकी इंडिया में। हम्म तो अब क्या, भारत बड़ा विचित्र किस्म का देश है। वो है व्हाट्सएप टाइप की चीज, लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग किस्म के शाकाहारी और मांसाहारी है। कोई जैसे कि वो है ना, वो अंडा खाता है लेकिन हम्म मछली नहीं खाता है। कोई ये अंडा भी नहीं खाता है, मछली भी नहीं खाता है, लेकिन शोरबे से काम चला लेता है। कई ऐसे होते हैं जो मंगलवार, शुक्रवार, बुधवार को अंडा वंडा नहीं खाते, बाकी दिन खा लेते। तो अलग अलग किस्म के हमारे यहाँ वेजिटेरियन है। शाकाहारी हैं और हम्म मांसाहारी हैं, है ना? और आपको क्या मालूम, आप बताइए। हम्म बाबा रामदेव गाय का दूध, घी बेच रहे हैं, 5 कंपनियां बेच रही हैं। क्या इस हम्म देश में गाय इतना दूध देती है जितना घी बेच रहे हैं? वो पाउडर कहाँ से आ रहा है? वो तो अभी भी तो डच कंट्री से ही आ रहा है ना। हम्म डच कंट्री से पाउडर मंगाकर सो कॉल्ड गाय का दूध का पाउडर बना के उसी का तो घी बन रहा है। बाबा रामदेव के हम्म यहाँ कितनी गाय पली है भाई, पता करो। सोचने वाली बात है, बिल्कुल। है ना? तो अभी भी तो कहाँ से आ रहा है? हमारे यहाँ मिल्क प्रोडक्ट अभी भी तो डच से आ रहे हैं ना। डीलाइट्स और हम्म कौन कौन सी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जितने हमारे हम्म यहाँ मिल्क पाउडर आ रहे हैं, वो आज से नहीं आ रहे विदेश से। बिल्कुल, बहुत पहले से आ रहे हैं। न्यूजीलैंड से हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से डेयरी प्रोडक्ट आ रहे हैं, डेनमार्क से डेयरी प्रोडक्ट आ यस। रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर प्रोडक्शन ठीक ठाक है और खपत इतनी नहीं है। अ, खैर, लेकिन बाबा रामदेव के बारे में तो ये भी कहते हैं ना, बाबा रामदेव कहते हैं मैंने पूरे देश में कोलेबोरेशन कर रखा है, जिनके जिनके पास गाय हैं वो अपना अपना घी मुझे पहुंचाते हैं, कहाँ फिर है इसके ना? बाद मैं उनका देख लो ट्रैक ना करता आप हूँ। कितना प्रोडक्शन है।
चलो उनकी बात भी मान ली, पूरे देश की जितनी गाय हैं उन पूरे का दूध वो ले लेते हैं। कितना लीटर हुआ? 1 किलो घी बनाने के लिए कितना लीटर दूध चाहिए, वो भी गाय का, जिसके अंदर वसा कम होता है। घी क्या होता है? दूध का वसा ही तो होता है। हाँ, दूध की वसाई है, बिल्कुल। फर्जी लोग हैं, झूठ बोल रहे हम्म। हैं। और किसी नाम से आ जाएगा वो, वैदिक दूध, है ना, भागवत दूध, कुछ करते हैं उसको, वो अलग है ना। चलिए ठीक है पंकज, बातचीत को यहीं खत्म किया जाए। Mark,